हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा सेशन इंग्लिश पेडागोजी के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि हमारा एक प्रीवियस सेशन कल आपका 8 बजे आपको मिल गया था, ठीक है। तो यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कल के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था। कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है और लैंग्वेज लर्निंग होता है, इसके अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, क्या सिमिलरिटीज़ जो होती, समानताएं जो होती हैं इनके बीच में होती है, और किस तरीके के क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल के सेशन में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो यदि आपने मिस कर दिया है, क्योंकि हमने 2 दिन तक कंटिन्यू लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन का सेशन लिया है, जिसमें पहले सेशन में हम लोगों ने सारा थ्योरी जितना भी था उसका वो डिस्कस किया है, और सेकंड सेशन में हमने कुछ थ्योरी जो रह गई थी उसको कंप्लीट करते हुए सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। बिल्कुल हम लोग आरसी प्रोज सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और जो अनसीन पैसेज वाली आपको दिक्कत आ रही है वो भी हम लोग जल्दी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अभी आपको आज फोकस करना है। आज भी हम लोग आज का जो सेशन है इसके अंदर कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे कि और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम लोग एक बेसिक से क्वेश्चन से कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक बार ये क्वेश्चन करवाया था, तो आपका एक तरीके से रिविज़न हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैविंग, मतलब कब बच्चे जो है किसी भी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं, यदि उनके पास है, क्या है, अ गुड टेक्स्ट बुक, अ प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, ठीक है। जैसे कि आप बहुत अच्छे टीचर है, तो आप एक टीचर है, तो क्या इसकी वजह से बच्चे अच्छे से लर्न कर पाएंगे, क्या इनहिबिशन या फिर एक मोटिवेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बच्चे किसी भी लैंग्वेज को कब अच्छे से सीख सकते हैं, यदि उनके अंदर खुद से एक मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन का मीन्स होता है अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कल के सेशन में, कल नहीं प्रीवियस जो सेशन हुए थे उसके अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिखेगा, कुछ वन लाइनर अरेंजमेंट्स है, जैसे हम लोग बाल विकास में करते हैं, पर्यावरण में करते हैं, कि कुछ वन लाइनर अरेंजमेंट्स होते हैं कि यदि इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उस तरीके के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन सेकंड हमें दे रहा है, अ टीचर ऑफ क्लास 7th वाइल टीचिंग द पोयम, ठीक है। एक टीचर है क्लास 7 का, वो पोयम पढ़ा रहा है, ठीक है। द सॉलिटरी रैपर बाय विलियम वुडवर्थ ask children to find how the last word of each line sound. What is she trying to draw the attention of learners to? क्वेश्चन को आप खुद से समझने का ट्राई करिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्लास 7th की यहाँ पर बात हो रही है। क्लास 7th में टीचर जो है बच्चों को एक पोयम पढ़ा रहा है, ठीक है। किसकी है, विलियम वुडवर्थ की एक पोयम है, वो बच्चों को पढ़ाई जा रही है। फिर बच्चों को बोला जा रहा है कि हर एक लाइन में जो समान शब्द हैं, वो जो लास्ट वर्ड है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो टीचर बच्चों को कौन सी एबिलिटी जो है, किस तरफ बच्चों का ध्यान टीचर आकर्षित करना चाहती है। तो मैं आपको एक पोयम बताती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप समझेंगे, क्योंकि जब भी हम बच्चों को बोलते हैं कि उसका लास्ट पैटर्न आपको फाइंड आउट करना है, तो ये पोयम देखो, अपन सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहली लाइन जो है ये विलियम शेक्सपियर की पोयम है, ठीक है। किसी भी पोइट की पोयम हो वो मैटर नहीं करता है। हम लोग बच्चों को क्या चीज़ करने को बोल रहे हैं, हम लोग बच्चों के अंदर कौन सी कैपेबिलिटी है, कौन सी क्वालिटी है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर आप लास्ट वर्ड देखिए, टीचर ने बच्चों को बोला है कि लास्ट वर्ड जो है, अपनी लास्ट लाइन जो है उसके लास्ट वर्ड फाइंड आउट करो। तो बच्चों ने बोला सन, डन, ठीक है। ये दो एक जैसे हो गए, एक जैसा इनका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। फिर ये रेड हो गया, ये हेड हो गया, ठीक है। इन दोनों का एकदम से सेम हो रहा है। देखो वापस से करते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर सन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो गया, हमारा डन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा रेड है तो फिर हेड हो गया, वाइट है तो फिर क्या दिया हुआ है, वाइट दिया हुआ है, तो फिर हमको डिलाइट मिल गया। ऐसे बच्चों को ढूंढने को बोला है कि जो तुमको समान लग रहे हो ना, जिनकी ध्वनि समान हो, वो आप ढूंढ कर बताओ। चिक्स हो गया तो फिर रिक्स हो गया। इस तरीके से जो शब्द बिल्कुल सेम मिल रहे हैं, तो टीचर बच्चों का क्या करना चाहती है, उनकी जो राइम प्रोनाउंसिएशन है, मतलब जो सिमिलर समान ध्वनि वाले जो शब्द हैं वो ढूंढना यहाँ पर बच्चों को सिखा रही है। तो टीचर बच्चों का क्या कर रही है, बच्चों से उसने कुछ इस तरीके से पूछा है, डिटरमाइन द राइम पैटर्न ऑफ द पोयम। पोयम का राइम पैटर्न क्या है वो ढूंढकर यहाँ पर आपको बताना है।
वापस से हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि अ टीचर ऑफ क्लास 7 की टीचर थी, बच्चों को पोयम पढ़ा रही थी विलियम वुड्सवर्थ की। उन्होंने बच्चों को बोला कि लास्ट वर्ड जो है हर एक लाइन का वो कैसा साउंड दे रहा है, तो बिल्कुल एक जैसा साउंड दे रहा था, जैसे सन हो गया, डन हो गया, चिक हो गया, पिक हो गया। तो ये वाली कौन सी स्कीम है, बच्चों को बच्चे जो है कौन सी स्कीम यहाँ पर सीख रहे हैं, राइम स्कीम जो है उसको सीख रहे हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइम स्कीम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, to help the students overcome the problem of spelling mistakes, the teacher will use as the teaching strategy। बच्चे जब स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, उन्हें स्पेलिंग याद नहीं रहती है, तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए टीचर जो है कौन सी स्ट्रैटेजी जो है उसको फॉलो कर सकता है। जैसे आपकी क्लास में बच्चे जो हैं उनको स्पेलिंग लिखने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, एक ही जगह वो ई लिख देते हैं, उन्हें स्पेलिंग याद नहीं हो रही है, तो आप वहाँ पर एक डिक्टेशन होता है, डिक्टेशन मतलब कि चीज़ों को नोट डाउन करवा सकते हैं। नोट डाउन करवाने से जब उनकी राइटिंग स्किल यहाँ पर काम आएगी, तो राइटिंग स्किल काम होने से क्या होता है कि यहाँ पर वो उस चीज़ की लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, इससे उनके जो डिक्टेशन वाली जो चीज़ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, और जो वो मिस्टेक कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, वो भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं होगी। तो हम लोग डिक्टेशन करवा सकते हैं, चीज़ों को नोट डाउन करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी कि जीटी मेथड की बात हो रही है, ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैवीली रियलाइज ऑन, मतलब कि जो जीटी मेथड है सबसे ज़्यादा फोकस वो किसके ऊपर रखती है, सबसे ज़्यादा ध्यान उस पर किस पे रखा जाता है, फॉर्म फोकस्ड टीचिंग के ऊपर। अब ये फॉर्म फोकस्ड टीचिंग क्या होता है, जैसे कि हमारा फोकस किसके ऊपर रहता है जीटी मेथड के अंदर, कि हमें कैसे भी करके बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग राइटिंग करवा देते हैं, चैप्टर पढ़वा कर जल्दी से उनको नोट्स बनवा देते हैं। ठीक है, राइटिंग करवा देते हैं। तो ये क्या होता है, पूरा एक फॉर्म फोकस टीचिंग होता है। देखो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिटेल में बता देती हूँ कि फॉर्म फोकस का मीनिंग क्या होता है। इसे शॉर्ट में FFI भी बोला जाता है। FFI होता है फॉर्म फोकस इंस्ट्रक्शन, या फिर आप इसको टीचिंग कंसीडर करके यदि समझते हैं तो ऐसे आप इसको समझिए कि FFT का मीनिंग क्या होता है, फॉर्म फोकस टीचिंग। अब सबसे पहली चीज़ तो यही नाम से ही पता चल रहा है कि फॉर्म का मतलब क्या होता है। फॉर्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, पूरी स्पेलिंग यदि मैं लिखूँ यहाँ पर तो पूरा लिख देती हूँ। ठीक है, फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। यहाँ पर फॉर्म बनाना है, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर हम लोगों को सीखना है। अब स्ट्रक्चर सीखने में हम लोगों को क्या दिक्कत आती है, जैसे कि जीटी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जीटी मेथड में टीचर जब क्लास में आता है तो वो हमें लेसन पढ़ाता है यदि उसका मन हो तो। ठीक है, फिर वो जितने भी वोकेबलरी है, सबसे पहले हम लोग हिंदी में बोलते थे कि शब्दार्थ हम लोग लिखने वाले हैं, वोकेबलरी नोट डाउन करवाता है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स मैच दी कॉलम करवाता है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करवाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा यदि लेसन टेस्ट चल रहे तो वो टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं और हमारा सेशन एंड हो जाता है, मतलब कि ये जो चैप्टर था ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। तो जीटी मेथड में आपने कहीं पर भी ऐसा देखा है क्या कि लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स जो है हमको लैंग्वेज लैब में ले जाकर उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई गई? तो जीटी मेथड में ये नहीं होता है। जीटी मेथड में सिर्फ फोकस किया जाता है फॉर्म के ऊपर, मतलब कि जहाँ पर आपको पूरा जो स्ट्रक्चर रहता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है, वो चीज़ें आपको पढ़ा दी जाती है कि आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ाने, तो ग्रामर के रूल्स के लिए आपको एक जैसे कि स्ट्रक्चर जो होता है ग्रामर का, कि आपको सबसे पहले यहाँ पर नाउन यूज़ करना है। ठीक है, नाउन के पहले यदि आर्टिकल हो गया तो आर्टिकल प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, वो सारी चीज़ें आपको याद करवा दी जाती है। मतलब आपको पूरा एक फॉर्म, पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर सिखा दिया जाता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फॉर्म। ठीक है, फॉर्म मेथड, या फिर आप बोल सकते हैं FFT मेथड, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और एक और मेथड इसी के अंदर आती है, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा इसके अंदर फॉर्म फोकस्ड मेथड, जहाँ पर पूरा जो फोकस रहता है वो किसके ऊपर रहता है, फॉर्म यानी कि स्ट्रक्चर के ऊपर रहता है। एक और मेथड इसी के जैसे होती है, फॉर्म, एक सेकेंड, एक और मेथड क्या होती है इसके अंदर, मीनिंग फोकस्ड मेथड। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इसको, देखो मीनिंग फोकस्ड मेथड जो है, दो तरीके होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक अभी अपन पढ़ चुके हैं, एक इसके अंदर और आती है मीनिंग फोकस्ड। इन सारी चीज़ों को आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, पहली जो हमने पढ़ ली फॉर्म फोकस, जहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ध्यान दिया जाता है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। उसके बाद जो दूसरी चीज़ अभी आपके सामने है कि मीनिंग फोकस्ड मेथड, तो इसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रहता है,
मीनिंग के अंदर रहता है। जैसे कि हम लोगों ने कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात करी थी कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है उसमें ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रहता है कि नॉर्मली आप उस लैंग्वेज के अंदर स्कूल के बाहर जाकर भी कम्युनिकेट कर पाए, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग जो है, रीडिंग, राइटिंग, चारों चीज़ों के ऊपर उसका फोकस रहता है। ठीक है, तो मीनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आपके लिए वो जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी मीनिंगफुल हो। ठीक है, आप उसके मीनिंग को अच्छे से समझ पाएँ। तो ये होती है हमारी मीनिंग फोकस्ड मेथड। तो दोनों चीज़ें आप लिखेंगे, एक है हमारी फॉर्म फोकस्ड मेथड और दूसरी है हमारी मीनिंग मेथड, मीनिंग फोकस्ड मेथड। तो जीडी मेथड किसके ऊपर बेस्ड है? हमारी फॉर्म फोकस्ड के ऊपर बेस्ड है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो आपकी बेस्ड है मीनिंग के ऊपर। ठीक है, ग्रामर जीटी मेथड फॉर्म फोकस्ड के ऊपर बेस्ड है और जीटी मेथड ये हो गई, ये जो लिखा हुआ है जीटी मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फॉर्म फोकस्ड के ऊपर बेस्ड है। और यदि कोई कम्युनिकेटिव अप्रोच है जिसमें सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है, तो वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो मीनिंग फोकस्ड मेथड जो होती है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, written description of a child progress that a teacher keeps on a day to day basis। मतलब क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो रिटन डिस्क्रिप्शन है किसी भी बच्चे का, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस, किसी भी बच्चे का जो रिटन डिस्क्रिप्शन होता है वो डे टू डे बेसिस पर हम लोग रख रहे हैं कि हाँ, इस बच्चे में ये चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, बच्चे ने इस तरीके से बहुत ज़्यादा अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया, या बच्चे के अंदर ये कुछ कमियां रह गई है। ठीक है, जिसको दूर करना है। तो बच्चों का सारा डिटेल कहाँ पर लिखा जाता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है TLM, वहाँ से पूछा हुआ है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से। तो उसे बोला जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जहाँ पर हिंदी में आप इसे वृत्तांत बोलते हैं, जहाँ पर बच्चे की A to Z सारी जानकारी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। रिटन फॉर्मेट में सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है बच्चे की, जैसे कि बच्चे ने अपने स्कूल में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसके अलावा स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन कौन से कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, किस तरीके से उसका बिहेवियर रहा, वो सारी चीज़ें, क्या उसे कोई ट्रॉफी मिली, क्या कि उसे कुछ सर्टिफिकेट मिला, तो वो सारी चीज़ें एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के अंदर रहती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट है। डिप्थोंग्स आर ऑल्सो नोन एज, जहाँ पर हमने देखा था कि डिप्थोंग्स क्या होते हैं? ग्लाइडिंग वॉवेल्स होते हैं। इसे डिप्थोंग्स मतलब कि डबल वॉवेल ये साउंड होते हैं। ये हमने देखा भी था, कुछ AU इस तरीके का प्रोनाउंसिएशन निकलता है, डॉल इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन निकलता है, जिसमें A के साथ U मिला दो, A के साथ Y मिला दो, ठीक है, I के साथ E मिला दो। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? डिप्थोंग्स होते हैं, यानी कि डबल वॉवेल साउंड होते हैं, जहाँ पर वॉवेल का साउंड निकलता है। अब जैसे कि आप इसको AY को पढ़ेंगे तो इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। ठीक है, IE को पढ़ेंगे तो E वाला प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। तो जो प्रोनाउंसिएशन हमारे हिंदी में होते हैं, जैसे कि नॉर्मल हम वॉवेल देखें तो 5 ही होते हैं, A, E, I, O और U। ठीक है, ये होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो इससे हम लोग और भी ज़्यादा वॉवेल्स बना सकते हैं, जैसे कि A के साथ मैंने I मिला दिया, A के साथ Y मिला दिया। नॉर्मली हम लोग यहाँ पर हिंदी की बात कर रहे हैं, जैसे आ, ई और ऐसे लेकर अह तक। तो इस वर्ड के साथ इस वर्ड को मिला दिया तो ये IE वाला प्रोनाउंसिएशन देगा, मतलब है तो वॉवेल ही। A के साथ Y को मिला दिया तो ये तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये तो कॉन्सोनेंट है, ये तो व्यंजन है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहीं ना कहीं हमारे ये जो हिंदी के स्वर आते हैं इसी के अंदर होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा OA करके। तो ये तो पूरा यहीं पर आएगा। तो ये जो डिप्थोंग्स होते हैं ये डबल वॉवेल साउंड होते हैं, जिसे हम लोग ग्लाइडिंग वॉवेल्स भी बोल सकते हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं अभी तक इंग्लिश के जितने भी सेशन हुए तो उसमें आपने लिखा भी होगा इस चीज़ को कि डिप्थोंग्स को हम लोग ग्लाइडिंग वॉवेल भी बोल सकते हैं, या फिर डबल वॉवेल साउंड भी हम लोग इनको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यास्मीन। ठीक है, यास्मीन एक बच्ची है, इसे दिया हुआ है इन इंग्लिश। यास्मीन एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर है। गेव हर स्टूडेंट्स ग्रुप वर्क टू एक्सप्लोर एन एरिया एंड आस्क देम टू फाइंड इम्पॉर्टेंट नोटिसेस एंड नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड स्ट्रीट्स टू डॉक्यूमेंट देम टू राइट अ रिपोर्ट। द एक्टिविटी इज़ नोन एज। यास्मीन एक टीचर है, इंग्लिश की टीचर है। अब उन्होंने बच्चों को क्या बोला है, एक ग्रुप में एक्टिविटी दी है कि 5 बच्चे, मैम ने बोला कि 5 बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट किया है। ऐसे 5-5 के ग्रुप बनाकर मैम ने बच्चों को सिलेक्ट किया। फिर उन्होंने बोला कि आपको एक ऐसे एरिया में जाना है और वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या करना है, आस्क देम टू फाइंड इम्पोर्टेंट नोटिसेस एंड नेम्स ऑफ अ प्लेसेस एंड इट्स स्ट्रीट्स टू डॉक्यूमेंट देम टू राइट अ रिपोर्ट। दिस एक्टिविटी इज़ नोन एज। वहाँ पर टीचर ने इनको क्या एक्टिविटी दी है, सबसे पहले उन्होंने एक ग्रुप बनाया, फिर उन बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करके बाहर जाने को बोला
कुछ उन्होंने प्लेसेस के नाम और स्ट्रीट मतलब होता है गलियों के नाम दिए और वहाँ पर जाकर अपनी रिपोर्ट बनाने को बोला है कि वहाँ पर कैसी सिचुएशन चल रही है, लोग किस तरीके से रहते हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, मतलब कि वो पूरा उस एक्टिविटी में टीचर ने मेंशन किया होगा, गाइडलाइंस दी होगी कि आपको वहाँ पर जाकर क्या करना है। तो एक एक्टिविटी बेस्ड यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है बच्चों को कि वहाँ पर स्ट्रीट में या फिर जो भी प्लेस के नाम उनको दिए गए हैं बच्चों को, ठीक है, वहाँ पर जाकर आपको ये कुछ कार्य करना है, ये सारी रिपोर्ट बनाकर लानी है। तो ये क्या है, एक टाइप की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है जहाँ पर बच्चों को कुछ एक्टिविटी कर कर कुछ क्रिया कर कर क्या करना है, रिपोर्ट बनानी है। तो इससे बच्चों की जो चारों स्किल्स है LSRW वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि L में क्या होगा, लिसनिंग में क्या होगा, बच्चे जो है उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो स्पीकिंग स्किल जो है कि लोगों से किस तरीके से बातचीत की जाती है, किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन लोगों के सामने रखना है, वो इम्प्रूव हो जाएगा। रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगी उनकी, और राइटिंग जो भी चीज़ें वो नोट डाउन करेंगे वो चीज़ें इनकी यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगी। तो इंग्लिश टीचर जो है यास्मीन मैम, उनका पर्पस क्या है, बच्चों को वो क्या करवाना चाहती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यहाँ पर करवाना चाहती है। ठीक है, ये चीज़ें समझ आई। मतलब कोई भी एक्टिविटी बेस्ड वर्क हो, यहाँ पर तो दिया हुआ था कि उनको यहाँ पर जाकर वो रिपोर्ट बनानी है, एक डॉक्यूमेंट रेडी करना है कि किस तरीके से वो लोग रहते हैं, क्या उनको परेशानियाँ आ रही है, ठीक है, इस तरीके से सारी रिपोर्ट रेडी करना थी। तो इस प्रकार की एक्टिविटी क्या कहलाती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। मृदु श्रीनीता है, मतलब ये एक नेम है, मृदु श्रीनीता आप पढ़ सकते हैं। वाइल टीचिंग अ लेसन, ये भी एक मैम है यास्मीन की तरह। तो मधु श्रीनीता वाइल टीचिंग अ लेसन ऑन एटम्स फ्रॉम द साइंस टेक्स्ट बुक, ये साइंस की टीचर है जो कि बच्चों को एटम्स परमाणु वाला चैप्टर पढ़ा रही है। गेव हर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द थीम, मतलब कि जो थीम है उसके ऊपर बच्चों को कुछ एक्टिविटी करने को दी गई है। द एक्टिविटी इंक्लूडेड वोकेबलरी एंड डिबेट ऑन द यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। व्हाट इज़ दिस स्ट्रेटजी नोन एज। देखो अब यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि साइंस की जो टेक्स्ट बुक है, साइंस में ऑलमोस्ट बोले जाते हैं कि जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पर पढ़ो, मतलब कि लैब में आप लोग जाओ और लैब में एक्सपेरिमेंट करो। तो क्या एटम्स के ऊपर वो लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, मैम यहाँ पर क्या कर सकती है, जो मृदु श्रीनीता मैम है वो यहाँ पर बच्चों को डिबेट करवा रही है। डिबेट करवाना जैसे वाद विवाद होता है ना, हम लोग टीवी पर देखते हैं कि डिबेट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर लोग एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को वोकेबलरी के बारे में, मतलब कि कोई इधर से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब एक वोकेबलरी का वर्ड्स बोल दिया एटम से रिलेटेड, ठीक है, फिर उधर दूसरे बच्चे ने बोल दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे इधर परमाणु बोल दिया, उसने अणु बोल दिया, तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से डिबेट चल रहा है, इसके क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, वाद विवाद चल रहा है। तो ये एक तरीके की कौन सी स्ट्रैटेजी है, वो इस टॉपिक के बारे में, एटम्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो इस एक्टिविटी को यहाँ पर क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है LAC। क्या किसी को पता है कि LAC का फुल फॉर्म क्या होता है? यदि पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ सेकंड्स आपको मिले हैं यहाँ पर कमेंट करने के लिए, यदि आपको पता है LAC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इसका आंसर ही LAC है। इस स्ट्रैटेजी को बोला जाता है LAC। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि एटम साइंस का एक टेक्स्ट बुक का एक टॉपिक है। टीचर यहाँ पर बच्चों को एक एक्टिविटी करवा रही, एक डिबेट करवा रही, जिसके अंदर बच्चे एक दूसरे के साथ अपनी जो लैंग्वेज है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे इसके बारे में जानते हैं, हो सकता है कोई बच्चा अच्छा बोल रहा हो कि ये जो एटम्स है इसने काफ़ी इम्प्लीमेंट किया है, साथ ही इसके काफ़ी ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि कितने सारे हम लोग देखते हैं कि परमाणु विस्फोट होते हैं जिससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बीच एक बच्चों के बीच में एक डिस्कशन चल रहा है, कोई इसको अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है, ये है हमारी LAC यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। टीचर जो है बच्चों के ऊपर एक ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहती है जहाँ पर बच्चे जो है इस लैंग्वेज का क्या कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। ठीक है, अपना करिकुलम मतलब कि बच्चों के अंदर जो भी स्किल्स हैं, बच्चों के अंदर जितनी भी स्किल्स है उसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे LSRW हो गई, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई इस एटम्स जो है इस टॉपिक को लेकर, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग हो गई उसको लेकर क्या कर रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों के साथ, ताकि इसमें जो शायद लर्नर्स होते हैं, जितने भी लर्नर्स होते हैं, वो सारे आगे रहकर पार्टिसिपेट कर पाए। तो इस स्ट्रैटेजी को बोला जाता है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज का यूज़ कर पा रहे हैं, अपने करिकुलम मतलब कि अपना जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में जिसे वो कम्युनिकेट करते हैं उस तरीके से वो उस टॉपिक के ऊपर बातचीत कर पा रहे हैं। इससे उनकी जो एक समझने की शक्ति है, कॉम्प्रिहेंड करने की जो पावर है वो इंक्रीज़ होगी।
ठीक है। और LSRW तो इंक्रीज़ होता ही है क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से डिबेट चल रहा है, तो सारी स्किल्स बच्चों की यहाँ पर इम्प्रूव हो सकती है। तो इस स्ट्रैटेजी को बोला जाता है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। इससे पहले हमने पढ़ा था कि यास्मीन मैम ने क्या करवाया, एक्सपेरिमेंट करने को दिया, मतलब कुछ एक्टिविटी करने को दी है, तो वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, मतलब कुछ करके आना है उनको, कुछ काम दिया गया है तो वो एक एक्टिविटी बेस्ड होगा। और यहाँ पर बातचीत करने को बोला है तो इसे हम बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिफर्स टू द, ठीक है। अब हमने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है, फ्लुएंसी होना, एक्यूरेसी होना, अप्रोप्रिएटनेस होना या फिर इफ़िशियंसी होना। तो क्या आंसर यहाँ पर सही होगा? देखो इसमें कोड वर्ड दिए हुए थे कि ABC सही है, ACD सही है, A और B सही है या फिर सारी चीज़ें यहाँ पर सही है। तो हाँ, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में हम लोग देखते हैं यदि हम लोग इसको कंपेयर करें LSRW से, और इसी तरीके का एक क्वेश्चन भी हमने किया था कि जब एक टीचर जो है कम्युनिकेटिव अप्रोच का वो क्वेश्चन था कि उसमें टीचर क्या करिए, बच्चे यदि जो मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी वर्ड को बोलने में वो थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, स्पेल मिस्टेक यदि वो कर रहे हैं, तो हम लोग उसको इग्नोर करते क्योंकि उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है लेकिन उसको थोड़ा सा बोलने में समस्या आ रही, तो उसमें इतना ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं क्या करते हैं क्योंकि बच्चे ने फ्लुएंसी के साथ बोला है, बच्चे ने सही तरीके से शब्दों को बोला है, जैसे कहाँ पर फुल स्टॉप आ गया वहाँ पर रुकना है, कोमा आ गया तो वहाँ पर रुकना है, कॉलन आ गया तो थोड़ा रुक कर फिर वापस से कंटिन्यू करना है, मतलब उसका इंटोनेशन सब कुछ वहाँ पर सही था, एक इफेक्टिव वे में, एक एफिशिएंसी के साथ उसने बोला है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में यही चीज़ें देखी जाती है, आपकी फ्लुएंसी देखी जाती है, आपकी अप्रोप्रिएटनेस देखी जाती है और आपकी इफिशियंसी देखी जाती है, जो कि कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में बता रही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा A, C और D। और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने, इवन सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर किया था विथ रीजंस। वो चीज़ें मुझे बहुत सही लगती है जब आप रीज़न भी बताते हैं, जो आप रीज़न बताते हैं वही रीज़न मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि यही रीज़न इसके पीछे होना चाहिए। तो सही आंसर है हमारा A, C और D। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट, अ टीचर ऑफ अ क्लास 6th, ठीक है, अ टीचर ऑफ क्लास 6th इन अ राइटिंग असेसमेंट टास्क आस्क्ड स्टूडेंट्स टू राइट ऑन, मतलब टीचर जो है क्लास 6th की है, उन्होंने बच्चों को एक असेसमेंट टास्क दिया है जो कि बेस्ड है स्टूडेंट्स को क्या राइट करना है, मतलब स्टूडेंट को लिखने वाला टास्क यहाँ पर दिया गया है जिसमें बच्चों से कहा गया है कि उन्हें क्या लिखना है, इस टॉपिक पर उन्हें लिखना है। टॉपिक क्या है, इफ़ आई वर फेमस फॉर समथिंग, यदि मैं इस चीज़ के लिए फेमस होती तो मैं क्या करती, मतलब बच्चों को अपने यहाँ पर थॉट्स, अपने विचार लिखने हैं। इफ़ आई वर फेमस फॉर समथिंग, ये एक ऐसे भी होता है जैसे हम लोग हमेशा वंडर ऑफ साइंस का, स्पोर्ट्स का ऐसे पढ़ते हैं, तो ये भी एक ऐसे होता है, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है बच्चों से। इफ़ आई वर फेमस फॉर समथिंग दिस इज़ एन असेसमेंट ऑफ एन आंसर, मतलब टीचर जो है बच्चों के अंदर कौन सी स्किल्स को या फिर किस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहती है। ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ, आपको हिंट मिल जाएगी, ठीक है। फैक्चुअल आप एक ऑप्शन ले सकते हैं, पहला ऑप्शन है फैक्चुअल, ठीक है, फैक्ट वाली बात हो रही है। दूसरा ऑप्शन आप ले सकते हैं नैरेटिव, क्या ये एक नैरेटिव कैसे, ठीक है, नैरेटिव हो गया, ये ए है ये, ठीक है। तीसरा आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्टिव, 1 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, DESCRIPITIVE, डिस्क्रिप्टिव है ये, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, डिस्क्रिप्टिव है DESCRIPITIVE, ठीक है। 3 ऑप्शन ठीक है, 3 में से आपको आंसर मिल जाएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि अ टीचर ऑफ क्लास 6 इन अ राइटिंग असेसमेंट, बच्चों को, टीचर जो है उसने बच्चों को क्या टास्क दिया है, इफ़ आई वर फेमस फॉर समथिंग, यदि मैं इस चीज़ के लिए फेमस होती तो आप क्या करते, ठीक है। तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने यहाँ पर थॉट्स लिख रहा है, अपने विचार लिख रहा है कि यदि मैं ये होता तो मैं इस देश से सारी गरीबी ख़त्म कर देता, ठीक है, जितना भी करप्शन हो रहा है वो ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर क्या लिख रहा है, कुछ ना कुछ लिखने को बोला गया है, तो इससे उसकी कौन सी स्किल यहाँ पर आपको लग रहा है कि इम्प्रूव हो सकती है, LSRW में से लिखने को बोला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि राइटिंग स्किल उस बच्चे की यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, लिख रहा है। ऐसे हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारी जो राइटिंग स्किल्स है, हमारे जो एक लिखने का जो परसेप्शन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो पाए। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डिस्क्रिप्टिव। तो ठीक है, सही आंसर देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है बच्चे की इम्प्रूव करने की कोशिश यहाँ पर टीचर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक,
देखो, अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड, मतलब गुड लैंग्वेज जो अच्छी लैंग्वेज जो होती है टेक्स्ट बुक की, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। कंटेंट लर्नर सेंटर्ड मटेरियल, ठीक है। सेकंड है कंटेंट टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शंस एंड कंटेंट रिलेटेड मटेरियल। थर्ड है इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज स्किल्स थ्रू आउट्स, या फिर ऑप्शन डी हमें दे रहा है हैव मोर सिंटैक्टिकल आइटम्स इन इट्स कंटेंट। अब चार ऑप्शन को अपन लोग समझते हैं कि एक अच्छी बुक में क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, ठीक है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तब हम सोचते थे कि यार हमारी बुक में ये होता तो ये चीज़ें अच्छी रहती। तो वो लर्नर सेंटर्ड मटेरियल होना चाहिए। लर्नर सेंटर्ड यानी कि स्टूडेंट के ऊपर ध्यान केंद्रित करके, जैसे हम लोग बाल केंद्रित पढ़ते हैं ना, जहाँ पर बच्चों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके बुक को रेडी किया जाता है, तो उसमें उस तरीके का मटेरियल होना चाहिए कि तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। 2 से 3 या फिर चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो सकते हैं, वो चीज़ आपको देखना है। कंटेंट टीचर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन, हम हमेशा देखते हैं कि स्टूडेंट फ्रेंडली इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। एंड कंटेंट रिलेटेड मटेरियल, तो हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है टीचर फ्रेंडली, बुक हमेशा स्टूडेंट फ्रेंडली या फिर लर्नर फ्रेंडली होना चाहिए ताकि उसे पढ़ने में आसानी हो, तो दूसरा यहाँ पर गलत है। अगला पढ़ते हैं इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज स्किल थ्रू आउट। यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है, इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज स्किल्स। अब लैंग्वेज स्किल्स क्या क्या होती है, LSRW होती है, ठीक है। ये चारों चीज़ें उसके अंदर इंटीग्रेटेड होना चाहिए, उसके अंदर जुड़ी हुई होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हमारा हैव मोर सिंटैक्टिकल आइटम्स इन इट्स कंटेंट, मतलब कि वाक्य रचना। सिंटैक्टिकल हम लोग सिंटैक्स पढ़ चुके हैं, जहाँ पर वाक्य विन्यास होता है, जहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है वो हमको बोला जाता है। तो हैविंग मोर सिंटैक्टिकल आइटम्स इन इट्स कंटेंट, तो क्या उसके अंदर वाक्य रचना संबंधी कंटेंट होना चाहिए, मतलब जो भी उस बुक के अंदर जितना भी मटीरियल है उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर भी होना चाहिए क्या, तो ये चीज़ भी यहाँ पर सही है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। यहाँ पर यदि स्टूडेंट फ्रेंडली होता तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐड कर सकते थे। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, A, C एंड D यहाँ पर सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो एक काम करते हैं, जितना भी अभी हमने पढ़ा उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और लेवल वाले क्वेश्चन हमने किए हैं, तो ये आपके कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं रहे, ठीक है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि बच्चों को जब भी पढ़ना होता है तो किस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड होती है, क्या अच्छी टेक्स्ट बुक उनको मदद कर सकती है, ठीक है। तो हमने देखा था कि मोटिवेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी होता है। सेकंड हमने देखा था कि जो टीचर है वो यहाँ पर बच्चों के जो है विलियम वुड्सवर्थ की पोएम पढ़ा रही है और वहाँ पर उनको बोल रही है कि लास्ट वर्ड का साउंड कैसा आ रहा है, तो सिमिलर आ रहा है, तो वो यहाँ पर बच्चों की राइमिंग जो स्कीम है उसको राइमिंग करने के जो तरीके हैं उसको यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहती है, ठीक है। तो बच्चों को वो राइम सिखा रही है, तो राइम स्कीम इसका आंसर होगा। सेकंड हमने देखा था टू हेल्प द स्टूडेंट ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक, बच्चे जब स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो उसको कम करने के लिए टीचर यहाँ पर डिक्टेशन करवा सकती है। नेक्स्ट है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किसके ऊपर बेस्ड रहती है, फॉर्म फोकस टीचिंग के ऊपर बेस्ड रहती है, जहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर वाइज आपको चीज़ें सिखा दी जाती है, और ये ग्रामर सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। और हमने देखा था कि कम्युनिकेटिव जो अप्रोच रहती है वो किसके ऊपर बेस्ड रहती है, मीनिंग फोकस्ड टीचिंग वो होती है। नेक्स्ट हमने देखना है कि राइटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस, बच्चों की जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है उसको पूरा एक रिटर्न फॉर्म में लिखना, वो चीज़ क्या कहलाती है, वो चीज़ कहलाती है हमारी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स मतलब बच्चों का पूरा वृतांत, पूरी डिटेल उसके अंदर रहेगी। डिप्थोंग्स क्या होते हैं, डबल वॉवेल साउंड होते हैं, जिसे हम लोग ग्लाइडिंग वॉवेल्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यास्मीन एक टीचर है, इंग्लिश की टीचर है, वो बच्चों को कुछ एक्टिविटी बेस्ड वर्क उन्होंने दिया है, ठीक है, जहाँ पर स्ट्रीट गलियों वगैरह में जाकर वहाँ की उनको एक रिपोर्ट रेडी करनी है, जैसे कि हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर वाले जाते हैं जगह जगह जाकर अपनी एक रिपोर्ट रेडी करते हैं, तो उसी तरीके से टीचर ने यहाँ पर बच्चों को भी काम दिया है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मृदु श्रीनीता मैम थी, उन्होंने बच्चों को एक साइंस की, ये टीचर है, ऊपर वाली जो टीचर थी यास्मीन वो इंग्लिश की टीचर है, ये साइंस की टीचर है, ये बच्चों को एटम थ्योरी पढ़ा रही है, परमाणु थ्योरी पढ़ा रही है। इसमें उन्होंने बच्चों को बोला है कि वोकेबलरी से रिलेटेड या फिर उसके ऊपर डिबेट करने को बोला गया है कि आप वोकेबलरी इनके शब्दों का प्रयोग करके डिबेट करिए, वाद विवाद करिए इस टॉपिक पर, ठीक है, ताकि नए नए थॉट्स, नए नए विचार निकल कर आएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी कहलाती है LAC यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंदर हमारी फ्लुएंसी आ जाती है, ठीक है, अप्रोप्रिएटनेस आ जाती है और इफ़िशियंसी आ जाती है। एक्यूरेसी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस इसके अंदर नहीं किया जाता है, तो 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है।
और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि यहाँ पर यदि मैं फेमस होती इस चीज़ के लिए तो मैं क्या करती, इस पर बच्चों को एक निबंध लिखने को बोला गया है। तो बच्चों की कौन सा जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही, तो बच्चों की जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो स्किल यहाँ पर इम्प्रूव होगी। तो सही आंसर है इसका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था कि अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, लर्नर फ्रेंडली होना चाहिए, और सारी स्किल्स जो हैं वो सारी इनबिल्ट होना चाहिए, इंटीग्रेटेड उसके अंदर होना चाहिए LSRW, और सिंटैक्टिकल अप्रोच है वो इसके अंदर होना चाहिए। बच्चों को पूरा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वोकेबलरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ लेसन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है वो चीज़ें यहाँ पर बच्चों को समझ आनी चाहिए। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर, मतलब पहला सही है, सी सही है, और डी, A, C और D यहाँ पर सही है। ओके, तो आज हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हम लोग कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल के सेशन में हम लोग इसी तरीके से करेंगे। तब तक आपके लिए एक होमवर्क है, आपको एक इस क्वेश्चन का आंसर देना है, एक्लेक्टिक टीचिंग का मीनिंग क्या होता है। आप थोड़ा सा यदि गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको नई नई चीज़ें लर्न करने को मिलेगी, इसी टीचिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो एक्लेक्टिक टीचिंग होती है उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम कल के सेशन में पूरा डिस्कस करेंगे। एक्लेक्टिज्म एक तरीके होते हैं पढ़ाने के, क्या अप्रोच आप इसको बोल सकते हो। तो ये आप सर्च करेंगे और आपकी खुद से लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज में इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। बाकी कल के सेशन में हम लोग इसका थ्योरी जो है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, और बाकी आज जैसे क्वेश्चन किए वैसे ही हम कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, और यदि आप हमारी क्लासेस परचेज़ करना चाहते हैं MP-TET से रिलेटेड, C-TET से रिलेटेड, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है, वहाँ जाकर परचेज़ कर सकते हैं। उसमें आपको इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स और बाल विकास और EVS सारी क्लासेस वहाँ पर बता दी जाएगी कि आप किस तरीके से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप टेस्ट सीरीज़ भी ख़रीदना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ किस तरीके से ख़रीदना है वो आपको लेयर 3 एजुकेशन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ ख़रीदने के लिए उसे कैसे ख़रीदा जाता है, ठीक है, उसे आप पूरा एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दी गई, उस वीडियो पर क्लिक करके देखिए कि आपको टेस्ट सीरीज़ कैसे ख़रीदना है। जो भी फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 50% का डिस्काउंट रखा गया है। ठीक है, ताकि वो कम पैसों में पूरी टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वीडियो लिंक देख लें कि किस तरीके से आपको वो परचेज़ करना है। ओके, सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना है। एक्लेक्टिज्म का मीनिंग क्या होता है, ये अप्रोच क्या होती है, वो चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, क्योंकि आप एज अ टीचर यदि उसको सर्च करेंगे कि एक्लेक्टिज्म टीचिंग क्या होती है तो वो चीज़ आपको बता देगा, फिर आपको नई नई चीज़ें वहाँ से लर्न करने को मिलेगी। ओके, तो मिलते हैं कल के सेशन में। और कल मॉर्निंग में आपका 6 AM EVS पैडागोजी का सेशन है, जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से EVS की जो पैडागोजी है उसको अप्रोच करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो कल पूरा सेशन उसी के ऊपर बेस्ड है, तो वो सेशन भी आप लोग अटेंड करिएगा। थैंक यू।